नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राजीव सिंह आज आपके साथ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम टैक्स सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जो ग्रॉस रिसीट है उसका सर्टेन परसेंटेज आपको टैक्सेबल इनकम माना जाएगा और उस पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। इसमें 3 सेक्शंस हैं, 44 AD, 44 ADA और 44 AE। 44 AD जनरल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। 44 ADA प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल होता है। प्रोफेशनल को डिफाइन किया गया है। जो प्रोफेशनल मेंबर्स हैं उसके लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है। और 44 AE ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप फर्म. Only 3 taxpayers are allowed to file this form, that is individual, HUF and partnership firm. LLPs are not allowed to file this form. And further, your status must be resident. NRI is not supposed to file this form. Only resident individual resident taxpayer are supposed to file this form. Three sections are applicable. Defined professionals are CA, CS, CWA, doctor, engineer, lawyer, interior decorator, charter engineer, fashion designer. मिनिमम टैक्सेबल इनकम ये ग्रॉस रिसीट का 8%, 6% और 5% होगा। डिपेंड करता है कि कौन से प्रोविजन में ये आ रहा है। ग्रॉस रिसीट का 8% अगर आप कैश में आपके रिसीट है तो उस केस में ग्रॉस रिसीट का 8% आपका टैक्सेबल इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट लिया है, NEFT, RTGS या चेक के थ्रू पेमेंट लिया है तो उसका 6% टैक्सेबल इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। एक दूसरा कंडीशन है जिसमें आपका 95% इनकम और एक्सपेंसेस बैंकिंग चैनल के थ्रू है, NEFT, RTGS या चेक के थ्रू है, तो उस केस में ग्रॉस रिसीट का 5% टैक्सेबल इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। यहाँ 95% है, 95% का क्राइटेरिया है, ये डिफरेंट सिनेरियो में है। उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया आपका जो ग्रॉस रिसीट है, ग्रॉस रिसीट का 8%, 6% और 5% टैक्सेबल इनकम आपका माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। If above conditions are satisfied, in that case there is no need of audit and there is no need to maintain books of accounts. इसमें सिर्फ आपको ग्रॉस रिसीट या सेल्स टर्नओवर को मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, उसका डिटेल आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ इन जनरल बिजनेस पर्पस के लिए, उससे ज़्यादा 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल के केस में 75 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5% वाले केस में 10 करोड़ से ज़्यादा आपकी ग्रॉस रिसीट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ग्रॉस रिसीट का जो कंडीशन है 2 करोड़, 75 लाख और 10 करोड़ एज द एप्लीकेबल। हाँ, एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर टर्नओवर आपका क्रॉस कर जाता है 2 करोड़ से, 75 लाख से या फिर 10 करोड़ से, या और कोई भी कंडीशन मीट आउट नहीं होता है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की भी जरूरत पड़ेगी और आपको ऑडिट कराने की भी जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर आपने
आपका ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ है, लेकिन आपने 8%, 6% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो उस केस में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ेंगे और आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ITR 4 के बारे में क्या है कि आपको 3 कंडीशंस हैं जिसमें आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत होती है, ये कंपल्सरी हो जाता है। अगर आपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाया है, या फिर आपका फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस 2 लाख से ज़्यादा है, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपको ITR 4 फाइल करने की ज़रूरत है। इसमें नेचर ऑफ इनकम जो है वो बिजनेस प्रोफेशन का होगा। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो वो भी आप दे सकते हैं। रेंटल इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो वो आप इसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके पास रेंटल इनकम है तो टेनेंट का पैन और आधार नंबर होना जरूरी है। अगर हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख इंटरेस्ट का कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये फॉर्म अप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा ये फॉर्म आपको ईमेल आईडी और OTP ड्रिवन है। आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार और पैन लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट का डिटेल कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिविडेंड, आपको डिविडेंड इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, तो उसका डिविडेंड का ब्रेकआउट देना होगा। वो ब्रेकआउट अप टू 15 जून, 16 जून टू 15 सितंबर, 16 सितंबर टू 15th ऑफ दिसंबर, 16th ऑफ दिसंबर टू 15th ऑफ जनवरी एंड 16th ऑफ मार्च टू 31st ऑफ मार्च। इस तरह से आपको डिटेल देनी होगी। इसके अलावा आप कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो डिडक्शन आपको मिलेगा। डिडक्शन की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, लेकिन डिडक्शन जो भी मिलेगा वो ओल्ड रिजीम में मिलेगा। न्यू रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलता है। सिर्फ एनपीएस का डिडक्शन मिलता है, वो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एनपीएस का डिडक्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा और कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा न्यू रिजीम में। ओल्ड रिजीम में ही आपको डिडक्शन मिलता है। तो ध्यान में रखें, जब आप ITR फाइल करते हैं तो आप न्यू रिजीम में फाइल करेंगे या ओल्ड रिजीम में फाइल करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। ओल्ड रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको ड्यू डेट से पहले ITR फाइल करना होगा। अदरवाइज न्यू रिजीम इज डिफॉल्ट रिजीम, आपकी ITR कंपल्सरली न्यू रिजीम में ही जाएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसमें इनकम के शेड्यूल दिए हुए हैं। बिजनेस प्रोफेशन का शेड्यूल है। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मांगी जाती है, जिसमें आपकी ग्रॉस रिसीट की डिटेल मांगी जाती है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू रसीद किया है या कैश में आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। इसके बाद आपको नेम ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, बिजनेस कोड, ये सब आपको भरना होता है। जैसे आप किस प्रोफेशन से हैं या कौन सा बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए ड्रॉप डाउन में एक डिटेल दी गई है, वहाँ से आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। 44AE ये ट्रांसपोर्टर के लिए अप्लीकेबल होता है और 10 गाड़ियों तक की सीमित संख्या होनी चाहिए। अगर आपके पास गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, ध्यान में रखें। इसके अलावा GST टर्नओवर, GSTR 1 में आपने कितना भरा है, आपके पास GST का नंबर है, आप GST फाइल करते हैं तो GSTR 1 के थ्रू आपने GST की डिटेल, GST टर्नओवर कितना डाला है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। फिर इसमें एक बैलेंस शीट का छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। बैंक अकाउंट डिटेल, कैश डिटेल, एसेट डिटेल,
तो वो आपको एक-एक करके भरना है, देखना है कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन माँगी जा रही है, तो अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ देनी है। फिर आपने कोई एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस, टीसीएस ये सब जमा किया हुआ है या आपके बिहाफ में टीडीएस कटा है और टीडीएस या टीसीएस जमा हुआ है, तो वो आपको इसमें फिल करना होगा। इसके अलावा आपने जो भी डिडक्शन क्लेम किया है, डिडक्शन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ओल्ड रिजिम में मिलता है। न्यू रिजिम में सिर्फ एनपीएस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ओल्ड रिजिम में आईटीआर फाइल करें। इसके लिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और ड्यू डेट से पहले आईटीआर भरनी होगी, अन्यथा न्यू रिजिम इज डिफॉल्ट रिजिम। आप ध्यान में रखें, आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और ओल्ड रिजिम को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो। इसके अलावा जरूरी है कि आपके पास 80C, 80E जो कि लोन फॉर एजुकेशन, 80D मेडिक्लेम, 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और 80G डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि 12A 80G में रजिस्टर्ड होता है, उसकी रिसीट होनी चाहिए। अगर आपने कोई 80C में कोई इंश्योरेंस का क्लेम लिया हुआ, उसमें बहुत सारे हैं लिया हुआ है, और आपने कोई मेडिक्लेम लिया है, आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है जिस पे कि आप इंटरेस्ट देते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी रसीद होनी चाहिए, और चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी भी रसीद होनी चाहिए। हालांकि यहाँ मैं आपको विशेष सावधानी रखने की बात कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज और चैरिटेबल ट्रस्ट को जो डोनेशन दिया जा रहा है उसमें बहुत सारे नोटिसेस आए हैं, तो विशेष सावधानी रखें, खास करके कि पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन, गलत तरह का डोनेशन दे के वहाँ से पर्ची लेने की आप उसका गलत फायदा लेने का कोशिश नहीं करें। इसके अलावा आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आईटीआर भरने के लिए, तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास सारे बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, इसलिए कि सारे बैंक की डिटेल मांगा जा रहा है इस बार। टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट की डिटेल होनी चाहिए, वो जीएसटीआर 1 से मैच होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपने कोई किया हुआ है, म्यूचुअल फंड है, शेयर है, तो वहाँ कैपिटल गेन स्टेटमेंट होना चाहिए। और आपने कोई डिडक्शन लिया है या लेना चाहते हैं 80C का, पॉलिटिकल पार्टीज का, 12A ट्रस्ट का, मेडिक्लेम, तो वो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। हाँ, रेंट पेड, एचआरए, अगर आप किसी को एचआरए दे रहे हैं तो वहाँ भी बहुत सारी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उसकी कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए जिसको आप रेंट पे कर रहे हैं। और एचआरए, मैं आपको कहूँगा कि गलत एचआरए का बेनिफिट लेने से आप बचें। गलत एचआरए के लिए बहुत सारे लोगों को नोटिसेस आए हुए हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आईटीआर फाइल करें तो हमें कुछ इनकम टैक्स का रिफंड मिल जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय से पहले आईटीआर फाइल करें, सही आईटीआर का चुनाव करें। आपकी जो भी इनकम आई हुई है 26AS और एआईएस से मिलान करके उसको आईटीआर में भरें, और खुद आईटीआर भरने की कोशिश नहीं करें, एक अच्छे टैक्स एक्सपर्ट का सलाह लें, उनके थ्रू आप आईटीआर भरवाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो उचित टैक्स रिफंड होगा वो आपको समय से पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर आप टैक्स का रिफंड चाहते हैं तो अच्छे टैक्स एक्सपर्ट से आप आईटीआर भरवाएं, खुद आईटीआर भरने की कोशिश नहीं करें, इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं और आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।